बड़ी मैं हूँ एडवोकेट शिव मिश्रा और ये है शैलेन सर। आज हम लोग बेल के टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तो शैलेन जी, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि बेल कितने टाइप्स के होते हैं। तो जो प्रैक्टिकली आप लोग रेगुलर बेसिस पे कोर्ट पे आप देखते हैं, तो कितने लेवल की बेल देखते हैं? हेलो सभी को, वंदे मातरम, सादर वंदे मातरम। मैं हूँ एडवोकेट शैलेंद्र मिश्रा और आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बेल के बारे में। टाइप्स ऑफ बेल बताया जाए, टाइप्स कितने टाइप्स की बेल? चलिए, इसमें बेल कई प्रकार की होती है। क्योंकि हमारी ये होती है, सबसे पहले जो हम बात करते हैं जो नॉर्मल केसेस के बारे में होती हैं, जो पहले हम सीआरपीसी में 437 में डालते थे, ठीक है, और 436, 437 उसके बाद हम डालते हैं सत्र न्यायालय। 436 और 437 शैलेन जी किस कोर्ट पे पड़ता है? वो ये मजिस्ट्रेट कोर्ट पे ये पड़ता मजिस्ट्रेट में लोअर मजिस्ट्रेट कोर्ट पड़ता है। 436 जो पहले रहती थी वो बेलेबल ऑफेंस अगर है तो मजिस्ट्रेट के कोर्ट में हम लोग बेल फाइल करते हैं। और 437 अगर मजिस्ट्रेट के कोर्ट में ही फाइल करेंगे, और लेकिन अगर वो नॉन बेलेबल ऑफेंस है। हाँ, ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है। उसके बाद तो हम जो 437 में जो है यहाँ से कर डिस्पोज कराते हैं। उसके बाद उसको हम क्राइम के हिसाब से, अगर हीनियस क्राइम है तो हम सेशन में जो उसको अच्छा, 439 में जो सेशन है में सेशन में हम सीआरपीसी में किसमें भेजते थे? 439 439 में। तो मतलब हम लोगों ने, अच्छा, 436 में जब आप बेल फाइल करते थे तो उस समय 21% जेल में 436 में जो तो बेलेबल है। बेलेबल ऑफेंस है, हाँ, वो उसमें आदमी उसमें जेल में नहीं रहता है। अच्छा, 437 में अगर हम बेल फाइल करते हैं तो इसमें 21% जेल में रहता है कि बाहर फोर रहता है? 37 में ऐसा होता है कि फोर कैटेगराइज हम देखते हैं, जिसमें कैटेगरी जैसी है। जैसे कुछ हीनियस क्राइम होते हैं, सपोज के 302 के मामले हो गए, या बड़े मामले हो गए, डकैती के मामले हो गए, या बड़ी बड़ी धाराओं के जो मामले होते हैं, उसमें कुछ जो है कई के मुलजिम जो जेल में भी रहते हैं। कुछ कंडीशन ऐसी रहती है जो नॉन अवेलेबल होती है, कुछ ऐसे होते हैं जो 7 साल से कम की सजा वाले होते हैं, और वो नॉन अवेलेबल कैटेगरी में आते हैं। 437 में हम जो बेल डालते थे। डाल देते हैं। मतलब 437 में जो बेल हम लोग मजिस्ट्रेट कोर्ट पे डालते हैं उसमें 21% उस केस के फैक्ट के ऊपर और नेचर ऑफेंस के ग्रीवियसनेस ऑफ नेचर के हिसाब से वो जेल में भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता बाहर है। भी हो तो सकता हम है। लोगों ने दो तरीके की बेल देखी अभी अभी तक। एक जो मजिस्ट्रेट कोर्ट में बेलेबल ऑफेंस के लिए पड़ती है, और नॉन बेलेबल नॉन ऑफेंस के अवेलेबल लिए मजिस्ट्रेट कोर्ट में पड़ती है। आज और हम शैलेन जी, सेशन कोर्ट में भी बेल पड़ती है, वो सीआरपीसी में 439 में भी आपने देखा। हाँ, जैसा कि हम देखते हैं कि जो बेल हमारी यहाँ से निचली अदालत से डिस्पोज हो जाती है, तो उसको हम सत्र न्यायालय में डालते हैं। सेशन जो पहले सीआरपीसी का जो मामला चल रहा था, सीआरपीसी में जो है 439 में डालते थे। 439 में पड़ता है, वो हीनियस ऑफेंस का वो जो ऑफेंस है। हीनियस केस होती हैं, जो कुछ सत्र न्यायालय द्वारा जो है बेल ग्रांट भी हो जाती है, कुछ ऐसी बेल होती है जिससे बड़ी लेवल की होती है, 302 की हो गई, या जो बड़ी लेवल की बेल होती है वो सत्र न्यायालय से डिस्पोज भी हो जाती हैं। अच्छा, तो बेल और बेल चलेंगे, एक वो बेल हम लोग रेगुलर बेल वहाँ से ग्रांट होती और है। रेगुलर अच्छा, और भी बेल हम लोग देखते हैं। एक रेगुलर बेल हो गई, जैसे सेशन कोर्ट से हमारी बेल अगर ग्रांट हो गई तो वो रेगुलर बेल में आ गई, आ गई तो वो हो गई। अच्छा, और बेल जैसे SC/ST में हम लोगों ने कई बेल फाइल किया है, हाँ, तो उसमें उसमें हम लोग इंटरिम बेल मानते हैं। तो इंटरिम बेल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कीजिए। हाँ, अंतरिम बेल के बारे में डिस्कस हम करते हैं। सपोज करिए इस मामले में हमें ऐसा लगता है कि मतलब जो है कोर्ट हमें इसमें रेगुलर बेल ग्रांट कर सकती है या नहीं भी कर सकती है। ये चूँकि अपने हम क्लाइंट की सिक्योरिटी सुरक्षा की रूप में डालते हैं। इंटरिम बेल बेसिकली हम लोगों ने प्रैक्टिकली आप हम लोगों ने किस किस केस में इंटरिम बेल फाइल किया है? जैसे पास्को के केसेस में अगर कस्टडी था, तो मतलब पास्को का केस अगर 7/8 पास्को मान लीजिए एलिगेशन लगा है, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन अरेस्ट नहीं है, तो हम लोग कोर्ट में सरेंडर सरेंडर बेल एप्लीकेशन, क्योंकि पास्को में मैंडेटरी प्रोविजन है कि कंप्लेनेंट को सुना जाएगा। बराबर। तो उसके लिए हम लोग क्या कर देते थे, इंटरिम बेल फाइल करते थे कि ये सर अगर जब तक वो अगर हम लोग बाहर रहते थे, जब तक वो कमेंट थाने से हाँ, थाने से रिपोर्ट नहीं कंप्लेंट ना आ आती जाए है, तब आपके तक तरफ हमको नहीं होती इंटरिम है, बेल तो दे हम दिया डाल जाए। हम लोग सबसे ज़्यादा SC/ST में भी हाँ, हमेशा इंटरिम बेल SC/ST में फाइल करते हैं। ये मामला इंटरिम बेल जो SC/ST में होता है, पॉक्सो में भी होता है। अभी रिसेंटली हमने एक जुवेनाइल में भी डाला हुआ है, नाबालिग हाँ, कोर्ट में भी डाला हुआ है। जुवेनाइल कोर्ट में भी आपने जो प्रीवियस डेट में आपने सारी बेल कराया, तो उसमें पहले उसका सरेंडर किया था, और हमने सरेंडर किया था। सरेंडर के साथ बेल। फिर कोर्ट ने हमसे एक एप्लीकेशन मांगा कि आप हमें पहले ये डिसाइड करवाइए कि ये नाबालिग है। तो मैंने कहा श्रीमान जी, इसमें बोले उसमें आप उसके अभिभावक की तरफ से जो है हमें वो दिलाइए, एप्लीकेशन दिलाइए। तो मैंने मानी न्यायालय की समझ का, श्रीमान जी इसकी चार्जशीट जो है न्यायालय में आई है, उसमें क्या कहते हैं, नाबालिग में। तो कोर्ट ने कहा कि एक्चुअल में क्या है, ये पुलिस रिपोर्ट है। अब पुलिस रिपोर्ट पे जो है न्यायालय विश्वास करता है, लेकिन उतना विश्वास नहीं करता है, क्योंकि मतलब उसके लिए जो है एक जांच प्रक्रिया टाइप की होती है। अच्छा, तो मतलब इंटरिम बेल आपने फाइल किया था कि कोर्ट ने कहा जब तक इसका मतलब वो ना हो जाए, जुवेनाइल होल्ड ना हो जाए, होल्ड ना हो जाए, तब तो तक उसको हमको। अंतरिम बेल यहाँ से ग्रांट कर देते हैं। साथ में इसकी जांच के लिए उन्होंने जो है उसके जो अभिभावक का बयान लिया, साथ में उसके प्रिंसिपल को उन्होंने एक नोटिस किया नोटिस कर कि दिया। प्रिंसिपल आकर के जो इसका बयान करेंगे, इससे कंफर्म करेंगे कि जुवेनाइल है या नहीं। अच्छा, चलिए, तो दो तरीके की बेल हम लोगों ने देख लिया। एक रेगुलर बेल देख लिया जब हम जेल में रहते हैं, जो 439 पहले सीआरपीसी में, सेशन कोर्ट में, और 437 में मजिस्ट्रेट कोर्ट में रेगुलर बेल अच्छा एप्लीकेशन। सर, इसमें एक अच्छा टॉपिक है। इंटरिम बेल भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अभी हमने अंतरिम कर लिया, रेगुलर कर लिया। इसमें एक सबसे जो आजकल चर्चा में बेल रहती है, वो कहलाती है एंटीसिपेटरी बेल।
हाँ, एंटीसिपेटरी बेल, जो सेशन न्यायालय में हम 438 में डालते हैं, पहले से सीआरपीसी के पहले सीआरपीसी में, डालते थे। हाँ, राइट। और क्योंकि ये बहुत काफ़ी इस पे बहुत ज़्यादा डिस्कस होता है कि एंटीसिपेटरी में क्या प्रोविजन होते हैं, कैसे-कैसे हैं, कब हम डाल सकते हैं, कैसे हमारा नाम आएगा, उससे पहले हम डालेंगे, क्या कमेंट रहेगी, क्या डालेंगे। तो सबसे ज़्यादा जो आजकल मतलब कंट्रोवर्शियल नहीं कहेंगे हम, मतलब जो लोगों के बीच में अवेयरनेस की बात होती है, लोग एंटीसिपेटरी के बारे में ज़्यादा पूछते हैं। अच्छा, एक चीज़ और शैलेंद्र जी, हम लोग बेसिकली यूपी से हैं, तो पहले यूपी में जब हमारी सीआरपीसी 1973 जो पास हुई थी, पहले यूपी में एंटीसिपेटरी बेल अब नहीं, पहले थी, जब नहीं, पास हुआ था तब था, बीच में फिर उसको शायद इमरजेंसी का टाइम रहा होगा, जो भी चीज़ें मैं बहुत कैलकुलेट नहीं हूँ, उसमें वापस ले लिया गया था यूपी में। सर और सर जैसे अभी आपने बेल की बात की, चूँकि हालाँकि मैं एक पॉइंट, हालाँकि बेल के पॉइंट से थोड़ा-सा बाहर का एक मामला बताता हूँ आपको। पहले हम लोग जनहित याचिका जो फाइल करते थे, रिट जो फाइल करते थे हम हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट सेक्शन 32 में, और माननीय उच्च न्यायालय में जो है 226 में जो हम लोग रिट दाखिल करते थे, तो पहले रिट का पावर सभी हाई कोर्टों को नहीं था। अच्छा, पहले रिट का पावर जैसे कलकत्ता हाई कोर्ट को था, बॉम्बे हाई कोर्ट को था, मद्रास हाई कोर्ट को था और इलाहाबाद उच्च न्यायालय को था। ये 4 हाई कोर्टों को ये रिट की पावर थी। उसके बाद में संशोधन हुआ, सभी माननीय उच्च न्यायालयों को ये पावर दे दी गई रिट की। तो जैसा जैसा कि अभी आपने बताया सीआरपीसी में जो है हाँ, बिल पहले बिल के बारे में। एंटीसिपेटरी बेल पहले था कुछ समय तक, उसके बाद फिर स्टेट गवर्नमेंट ने जी, एंटीसिपेटरी बेल प्रोविजन को वापस ले लिया, लेकिन फिर से जब मायावती की गवर्नमेंट थी, जी, जी, तो जी। उन्होंने फिर से एंटीसिपेटरी बेल को प्रेजेंट टाइम में यूपी में है, तो कंफ्यूजन लोगों का हाँ, लोगों का मतलब कन्फ्यूजन दूर हो जाए कि मतलब कि एंटीसिपेटरी बिल है जिसका। प्रेजेंट टाइम में एंटीसिपेटरी बेल का हाँ, प्रोविजन यूपी में है। प्रेजेंट में इसका प्रोविजन है। तो इससे पहले हम लोग सेक्शन 439 में डालते थे। नहीं, पहले 438, सॉरी, हाँ, 438 में डालते थे सीआरपीसी में। अभी रिसेंटली आप जानते हो बीएनएस बीएनएसएस चल रहा आने है। के बाद, हाँ, बीएनएसएस के बाद बीएनएस उसमें में जो है, एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन ये है। तो शैलेंद्र जी, एंटीसिपेटरी बेल किस कोर्ट में हम लोग फाइल करते हैं? सर देखिए, एंटीसिपेटरी बिल यदि हम फाइल करते हैं, सबसे पहले उसके लिए हमें सत्र न्यायालय में ही फाइल करना होता है, हाँ, क्योंकि सेशन पहले कोर्ट। हम अच्छा, क्या हम डायरेक्ट हाईकोर्ट भी तो जा सकते हैं 438? सर जा सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय कहते हैं कि आपको सुविधाएँ दी गई हैं, तो आप हाँ, जो इसके सुविधा का लाभ जो है माननीय सेशन न्यायालय से भी ले सकते हैं। यदि माननीय सत्र न्यायालय को ऐसा लगता है कि मामला सही है और मामले में वास्तव में कुछ गंभीरता या नहीं है, या कुछ मामले में गलत फँसाया गया है, तो माननीय उच्च न्यायालय यहाँ से हमें बेल ग्रांट कर देती है। और मान लीजिए ऐसा कुछ मामले में नहीं लगता है, तो अच्छा, माननीय उच्च न्यायालय से। एंटीसिपेटरी बेल लोग फाइल क्यों करते हैं आपके हिसाब से? आपको क्या लगता है एंटीसिपेटरी बेल लोग फाइल क्यों करते हैं? सर देखिए, एंटीसिपेटरी बिल का मतलब होता है, कभी-कभी क्या होता है कि लोगों को ये लगता है कि मतलब क्योंकि मामला है, पड़ोस का मामला होता है, अगर जो वहाँ पे कुछ होता है बस, या गलत बस जो है गलत नीयत से लोगों को फँसा दिया जाता है, जिसमें उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है। तो उसके लिए जो है ये विधि व्यवस्थाएँ दी गई हैं, ताकि मतलब अगर ऐसा कुछ लगता है उनको, तो आकर के माननीय सत्र न्यायालय के समक्ष अपना जो है प्रस्तुत कर सकते हैं, और उसमें उनको इसका लाभ मिल जाता है। मतलब कहने का मतलब है कि अगर किसी पर्सन को ये अप्रीहेंशन है कि उसको पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, तो उस गिरफ्तारी से बचने के लिए वो सेशन कोर्ट में 438 पहले सीआरपीसी जो था उसमें जी। एंटीसिपेटरी बेल फाइल करता है। अच्छा, कोर्ट इसका मतलब यही हुआ कि कोर्ट एंटीसिपेटरी बेल जब कोर्ट डिसाइड करती है, तो बेसिकली कोर्ट किस चीज़ को कंसिडर करती है? कोर्ट भी कंसीडर करने से पहले, आपसे हम जैसे हम डालते हैं एंटीसिपेटरी बिल, तो कोर्ट उसकी एक रिपोर्ट मंगवाती है, रिपोर्ट तलब करती है। अच्छा, कोर्ट किस आधार पर आपके हिसाब से कई ढेर सारे एंटीसिपेटरी बेल हम लोगों ने कराया है, तो आपकी पर्सनल आपने क्या चीज़ें देखा कि एंटीसिपेटरी बेल कोर्ट ग्रांट कर रही है, तो कोर्ट बेसिकली किस चीज़ को कंसिडर कर रही है, कि कोर्ट बेल अगर दे रही है तो किस नेचर से दे रही है और किस कारण से नहीं दे रही है? सबसे इसमें जो 2 मामले होते हैं सर, एक तो जो बड़े मामले होते हैं, ख़ासकर जो है हाँ, मतलब बड़े मामले होते हैं, हाँ, और दूसरे कुछ ऐसे होते हैं जो 7 साल से कम की सज़ा हाँ, वाले होते हैं। हमने बेसिकली देखा है, जो हमने एंटीसिपेटरी बिल डाला है, लगभग उसमें 7 साल से या इसके आस-पास की सज़ा हुई। बेसिकली तो इन सब बिलों को जो है कोर्ट ने कंसीडर किया है, हाँ, फेवरेबल ऑर्डर दिया है, फिर बेल फेवरेबल दी है, ऑर्डर दिया है हमने। क्योंकि वो सत्यन अंटिल का जजमेंट भी है, हाँ, उसमें जो सत्येंद्र कुमार अंतिल का जजमेंट का लगाते हुए जो जजमेंट है। माननीय न्यायालय ने जो है इसमें इसका मामला कंसीडर किया है। अच्छा, जब हम दाखिल करते हैं कोर्ट में बेल, तो कोर्ट भी अपनी तरफ से एक जाँच की व्याख्या मंगवाती है। हाँ, पुलिस रिपोर्ट पुलिस मांगती है। रिपोर्ट उसे माँगती है कि स्थानीय थाने में जो एक रिपोर्ट माँगती है, साथ में उसमें ये बताना ये चेक कराना चाहती है कि वास्तव में घटना का विवरण क्या है, घटना का व्यू क्या है, क्योंकि न्यायपालिका दोनों पक्ष को सुनती है ना। हुँ, ये बात भाई है। अच्छा, न्यायपालिका कोर्ट एंटीसिपेटरी बेल जो चीज़ें जो कोर्ट तभी ग्रांट करती है, जब प्राइमरी फेसाई कोर्ट को लगता है कि ये पर्सन इनोसेंट है, जो एप्लीकेशन दिया एप्लीकेंट है, ये इनोसेंट है और इसको इस केस में झूठा फँसाया गया। अगर ऐसा उसको कोर्ट को लगता है, तभी एंटीसिपेटरी बेल सर बेल ग्रांट करने का, चाहे वो एंटीसिपेटरी हो चाहे रेगुलर बेल हो, डिस्क्रिशन। दोनों में जो आपने बताया, दोनों का बर्डन कोर्ट का भी जो पॉइंट ऑफ व्यू एक ही होता है। ये इनोसेंट है, इसका मतलब गलत फंसाया गया है, या फिर इसको मतलब बेल ग्रांट कर देनी चाहिए। इस टाइप का जो कोर्ट की कुछ स्वविवेक पे भी डिपेंड करता हाँ, है। कोर्ट का और न्यायपालिका, डिस्क्रिशन। जैसा कि आप जानते हैं, न्यायपालिका का तो असीमित पावर है हाँ, इस लेकिन इन कोर्ट सब मामलों के बेसिकली लिए। एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट करते समय देखती है कि क्या इस पर्सन को मैलाफाइड इंटेंशन से फंसाया जा रहा है, ये पर्सन इनोसेंट। अगर उसको प्राइमरी फेसाई लगता है कि जो कंप्लेनेंट है
है उसने हमारे जो अप्लीकेंट है उसके खिलाफ प्रॉपर एविडेंस नहीं है, इस मामले में उसको झूठा बताया गया, तो डेफिनेटली कोर्ट उसके राइट ऑफ लिविंग लिबर्टी क्या जो उसकी स्वतंत्रता राइट टू लिव एंड पर्सनल लिबर्टी को कंसीडर करते हुए और उसको बेल ग्रांट करती है। तो 3 तरीके की रेगुलर बेल हम लोगों ने देख लिया शैलेंद्र जी, इंटरिम बेल के बारे में भी हम लोगों ने देख लिया। इंटरिम बेल हम लोगों ने फाइल भी किया था, SC/ST हो गया, पास हो गया, जिसमें कोर्ट जुवेनाइल में आपने एग्जांपल पूरा दिया है कि तो SC/ST में क्यों जरूरी, क्योंकि उसमें कंप्लेनेंट को सुनना जैसे पॉक्सो और SC/ST दोनों जो है कंप्लेंट को सुनना जो है मैंडेटरी है, बिना उसको सुने कर नहीं सकते, इसीलिए कोर्ट क्या करती है इंटरिम बेल दाखिल कर देती है, इंटरिम बेल दे देती है। और जुवेनाइल में शैलेंद्र जी अभी जो किया आपने फाइल किया था जुवेनाइल में इंटरिम बेल मिली थी क्योंकि वो जुवेनाइल होल्ड करने का, राइट। तो मतलब कोर्ट ने कहा था कि भाई पुलिस ने रिपोर्ट डाल दिया है और सिर्फ पुलिस का ही बयान कोर्ट नहीं मानती है, मैं मानता कोर्ट मानती है लेकिन सिर्फ पुलिस का ही बयान नहीं मानती है, तो कोर्ट अपने हिसाब से उसकी जांच करवाती है। जब तक उसका जुवेनाइल होल्ड नहीं हो जाएगा तब तक कोर्ट ने कोर्ट उसको अंतरिम ही देती है। इंटरिम बेल के बारे में हम लोगों ने इतनी चीज। एक शैलेंद्र जी थोड़ा सा और बेल के बारे में आता है, वो अच्छा ठीक है, एक बेल और अभी जैसे अगर किसी पर्सन को ठीक है, एक बेल आपको हम लोगों ने देखा भी है कि जैसे अगर किसी पर्सन को सेशन कोर्ट ने या सेशन कोर्ट ने सजा दे दी, अगर वो सजा 3 साल तक की है, तो अगर IPC के ऑफेंसेस का एलिगेशन था 3 साल तक की सजा थी, तो कोर्ट उसको क्या कर देती है, यही से बेल, तो वो भी एक बेल होती है, वो आफ्टर कन्विक्शन होती है, वो 300 अपील दाखिल करने क्यों दिया जाता है वो बताइए, क्यों अपील दाखिल करने के समय के लिए हमको कोर्ट देती है 389 सब-3 में। हम दो जो इसमें हमारे प्रावधान था, हमने इससे पहले केस का जजमेंट कराया था, आपको याद होगा, हालांकि इस केस को मैं डिक्लेयर नहीं करना चाहता हूँ। A बनाम B एक हमारा जजमेंट था, जिसमें जो है इसमें 300 कोर्ट ने सभी मामलों में जो है उनको जो छोड़ दिया था, कन्विक्शन छोड़ दिया था, सिर्फ कन्विक्शन किया था 323 में। अच्छा, तो उसमें सेशन कोर्ट ने किया होगा कुछ कम सजा दिया होगा, हाँ सेशन कोर्ट कम सजा दी थी, तो उसमें 3 साल से कम सजा थी, तो हम लोगों ने यहीं से बेल फाइल किया था, यहीं से बेल हम लोगों ने करवा दिया था। अच्छा हाँ, वो समझ गए, राइट ADJ FTC समझ गया, तो उसने तो वो एक बेल ये भी हो गई रेगुलर और इंटरिम, आप हम लोगों ने देख लिया, और ये बेल आफ्टर कन्विक्शन डिफॉल्ट, हाँ, एक डिफॉल्ट बेल के बारे में शैलेंद्र जी बताइए। डिफॉल्ट रेगुलर एंटीसिपेटरी अंतरिम। डिफॉल्ट बेल वो होती है जैसे जो पहले CRPC में 167 में उसके बारे में दिया गया है, जैसे अगर आपके अगर हीनियस ऑफेंस का एलिगेशन लगा है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, अगर चार्जशीट नहीं फाइल हो रही है 60 डेज में, अगर 10 साल से कम की सजा है, तो 60 दिन में अगर इन्वेस्टिगेशन, अगर आप लगातार जुडिशियल कस्टडी में है और 60 दिन तक लगातार आपके खिलाफ अगर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने चार्जशीट नहीं फाइल किया, तो आपको डिफॉल्ट बेल मिल जाती है। लेकिन अगर आपके अगेंस्ट में 10 साल की से ज्यादा की सजा का एलिगेशन लगा है, जैसे हीनियस ऑफेंस लगा है जिसमें 10 साल से ज्यादा के साथ, तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को कितना समय मिलता है, 90 डेज। तो 90 डेज में अगर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट में नहीं सबमिट किया, तो उस सिचुएशन में भी डिफॉल्ट बेल ग्रांट हो जाती है। अच्छा, गैंगस्टर में लेकिन ऐसा नहीं, गैंगस्टर में उसमें शायद 6 महीने का समय होता है, 90 डेज है, तो 180 डेज में अगर चार्जशीट अगर, लेकिन इसकी कंडीशन ये है कि कोई पर्सन जेल में रहना चाहिए। अच्छा, तो डिफॉल्ट बेल का गैंगस्टर की आप बात कर रहे हैं, गैंगस्टर से समझ लिया जाता है क्योंकि गैंगस्टर में कभी-कभी कुछ मामले ऐसे होते हैं जिसमें 14 मंथ का जो क्रियाकलाप किया जाता है, मतलब हाँ 14 दिन का हम लोग में रिमांड दिया जाता है, उसमें 60 डेज का मैक्सिमम रिमांड दिया जाता है। बराबर। जैसे नॉर्मल IPC के एलिगेशन उसमें कोर्ट एक बार में किसी पर्सन को कितने दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेज सकती है, 14 दिन इनिशियल जब इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, 14 दिन से ज्यादा नहीं भेज सकती है। तो लेकिन गैंगस्टर में 60 डेज तक भेजे। तो हम लोगों ने एक ये भी डिफॉल्ट बेल आपने बताया, एंटीसिपेटरी बेल देख लिया गया, डिफॉल्ट एंटीसिपेटरी रेगुलर इंटरिम बेल। हाँ, एक शैलेंद्र जी ये बहुत अलग टाइप का बेल आता है, आफ्टर कन्विक्शन भी हमने देखा, आफ्टर कन्विक्शन भी हमने देखा, हाँ, कि उसमें भी एक बेल और होती है, वो शॉर्ट टर्म बेल होती है। शॉर्ट टर्म बेल में थोड़ा सा एग्जांपल आपको बता दूं, शॉर्ट टर्म बेल जैसे हो गया, सपोज दैट अभी का जजमेंट मेरे पास है, शॉर्ट टर्म बेल जैसे मान लीजिए मेरी बेल इस कोर्ट ने मेरी बेल खारिज कर दिया, कैंसिल कर दिया, तो जैसे मेरे घर कोई किसी की डेथ हो जाती है, तो कोर्ट क्या करती है, शॉर्ट टर्म, जैसे मेरा एग्जाम पेपर है, 10th का एग्जाम का पेपर है, तो कोर्ट मुझे शॉर्ट टर्म बेल वहाँ पे कोर्ट हमको देती है कि ये कुछ घंटे के लिए, जैसे इसको पैरोल नहीं बोला जा सकता, ये ट्रायल अगर चल रहा है तो पैरोल अलग होता है, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म, हाँ, ये शॉर्ट टर्म बेल में कोर्ट क्या कर देती है, अगर हमारे यहाँ कोई फंक्शन है, कोर्ट को ऐसा लगता है, या एग्जामिनेशन है, कोर्ट अगर कन्विंस होती है, तो शॉर्ट टर्म बेल कुछ समय के लिए, एक दिन, कुछ घंटे, एग्जाम पीरियड के लिए, या किसी फंक्शन में अटेंड करने के लिए, फ्यूनियल के लिए, दाह संस्कार के लिए 24 घंटे 48 घंटे पुलिस कस्टडी में कोर्ट, मतलब ये शॉर्ट टर्म बेल भी होती है। इतनी टाइप्स की बेल हम लोगों ने देख लिया। आज हमने देखा कि बहुत सारी बेल की